तो पटना में 2024 की रणनीति को लेकर तमाम विपक्षी दल एक साथ नजर में आए, एक साथ एक सुर में नजर आए। और वहीं पर जिस तरीके से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो विपक्षी पार्टी एक मंच पर नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। बीजेपी को हराने की पूरी स्ट्रेटेजी उनकी ओर से पेश की गई। वो बताने के लिए काफ़ी है कि बेशक महागठबंधन को लेकर प्रथम चरण उन्होंने पास कर लिया हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये राह आसान होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर सियासी योद्धाओं की अगर बात कर ली जाए, तमाम सियासी पार्टियां बड़ी पार्टी को हराने के लिए बेशक एक मंच पर आती हैं, लेकिन उनका इतिहास अच्छा नहीं रहा है। भारत में अगर महागठबंधन की सरकार की अगर बात कर ली जाए तो उनका भविष्य अधर में ही लटका रहता है। हमेशा से ही डर सताने लगता है कि कब ये पार्टी टूट सकती है, कब इनका गठबंधन टूट सकता है, और ऐसे में इनकी सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत का इतिहास बताता है। क्योंकि 1989 में सबसे पहले जो महागठबंधन है वो शुरुआत उसकी की गई थी सबसे पहले, क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस की ही सरकार होती हुई नजर आती थी। लेकिन सबसे पहले मोरारजी देसाई की सरकार आई, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी। हालांकि जैसे तैसे उनका भी कार्यकाल चला, लेकिन 1989 में सबसे पहले नेशनल फ्रंट की जब सरकार बनती है, जिसमें वीपी सिंह उसके प्रधानमंत्री बनते हैं। ये सरकार वो जो कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी थी, हालांकि कांग्रेस को हराने के लिए जो एक तमाम जो कोशिश थी वो की गई थी। महागठबंधन और संयुक्त मोर्चा वाली सरकारें ऐसी सरकार होती हैं जो किसी बड़ी पार्टी को हराने के लिए तमाम जो छोटे छोटे पार्टी के नेता होते हैं वो एक मंच पर आते हैं, सभी महागठबंधन करते हैं और सभी की नीतियां होती हैं, सभी की शर्तें होती हैं। एक दूसरे की शर्तों को मानते हुए सभी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर महागठबंधन करती हैं और बड़ी पार्टी को हराने की कोशिश करते हैं, जो 2023 में भी महागठबंधन को लेकर देखा जा रहा है। वीपी सिंह की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री वीपी सिंह बनते हैं, लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। एक बार फिर से देवेगौड़ा की सरकार बनती है, उनकी भी यही स्ट्रैटेजी होती है कि बड़ी पार्टी जो है उनको हराया जाए और छोटी जो तमाम पार्टियां होती हैं वो मिलकर सरकार बनाती हैं, लेकिन वो पार्टी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है। फिर 2007 में जयललिता की ओर से कोशिश की जाती है, वो भी एंकरिंग करती हैं महागठबंधन को लेकर, संयुक्त मोर्चे को लेकर एंकरिंग करती हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाती हैं। ऐसे ही 2019 में भी देखने को मिला। लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी जो बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, यूपी के अखिलेश यादव की ओर से तमाम जो कोशिश की जा रही है कि सभी दल एक फ्रंट पर आए और बीजेपी को हराने की कोशिश की जाए, क्या वाकई ये कामयाब हो पाएगा इस बार? क्योंकि इतिहास तो यही बताता है कि अगर ऐसी सरकारें बनती हैं तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। इसकी एक वजह ये भी होती है कि जब कोई एक सरकार, कोई एक पार्टी भारी बहुमत से आती है तो समय समय पर किसी भी बिल को लेकर उसकी नोक-झोंक दूसरी पार्टियों से तो होती है, लेकिन वो बिल को आराम से लोकसभा में पास करवा लेते हैं। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार होती है तो हमेशा से ही जो दूसरी पार्टियों के जो नेता होते हैं वो तीखे तेवर दिखाते रहते हैं और अपने सांसदों को कहते हैं कि बिल को लेकर वो सहमत नहीं है। ऐसे में जो बड़ी पार्टी होती है उनके लिए मुश्किल हो जाती है किसी भी बिल को लेकर। ऐसे में सरकार चलाना मुश्किल हो पाता है। काम करने के अलावा जो सरकार होती है उसका मेन फोकस दूसरी पार्टियों पर ही ये हो जाता है कि वो कहीं गठबंधन ना तोड़ दे। अगर वो गठबंधन तोड़ देंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी। ऐसे में कई बार मजबूरी में जो काम होता है वो करना पड़ता है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, और शायद वजह यही रहती है कि सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है और गिर जाती है। अभी हाल ही में ये किसान आंदोलन के दौरान भी देखने को मिला, जिस तरीके से बीजेपी के साथ महागठबंधन में अकाली दल के नेता थे और जो किसान मोर्चे को लेकर उन्होंने तल्ख तेवर दिखाए, जिसका नतीजन अकाली दल और बीजेपी में तल्ख तेवर नजर आए थे। अगर यही सरकार महागठबंधन की होती तो बीजेपी की ओर से अपना रुख साफ कर पाना, अकाली दल के लिए उनको एकदम खींच पाना वो मुश्किल हो जाता। यही हाल होता है महागठबंधन की जब सरकारें बनती हैं। हालांकि 2024 में क्या होगा, किस तरीके से ये एक एक करके आगे कदम बढ़ाएगी महागठबंधन, ये देखना अहम है, क्योंकि अब जुलाई में इनकी नेक्स्ट बैठक होने वाली है। उससे पहले
सीटों बंटवारे को लेकर क्या कुछ हो सकता है वो भी अहम होगा, क्योंकि अगर सियासी गणित की अगर बात कर ली जाए तो कहा यह जा रहा है कि 450 सीटों पर ये एक बीजेपी के नेता को हराने की कोशिश करेंगे। और इस बार स्ट्रेटेजी ये मानी जा रही है कि 1+1 का रखा जाएगा सिस्टम, किसमें बीजेपी के एक नेता के सामने इस महागठबंधन के एक पर्सन को उतारा जाएगा, एक नेता को उतारा जाएगा और पूरी तरीके से बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी की ओर से भी कहीं सियासी दाव है वो चले जा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, स्मृति ईरानी का भी बयान सामने आया है। लेकिन अब स्ट्रैटेजी आगे किस तरीके से होगी, रणनीति किस तरीके से होगी, और सबसे बड़ी बात सभी नेताओं का आपस में सामंजस्य कैसे बैठेगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई के लिए सभी अपनी महत्वाकांक्षाओं को ताक पर रखने के लिए हालांकि तैयार हो जाते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा अंदर ही अंदर सियासी खाने में किस तरीके से चलती है, एक दूसरे की काट अंदर ही अंदर किस तरीके से होती है, ये भी देखना अहम होता है। क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर ये पार्टियां हमेशा से ही लड़ती आई हैं, कांग्रेस, टीएमसी, सपा की बात कर ली जाए, तमाम पार्टियां आपस में लड़ती नजर आ रही हैं। लेकिन बड़े फ्रंट पर, केंद्रीय फ्रंट पर क्या ये एक साथ में उतर पाएंगी? क्या बड़े मुद्दों को भुनाने के लिए छोटे मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? ये देखना काफ़ी अहम है और इसी पर ही टिकी है महागठबंधन की आगे का भविष्य की आखिरकार सामंजस्य किस तरीके से बैठेगा, रणनीति किस तरीके से बनेगी और सभी को सेटिस्फाई किस तरीके से किया जाएगा।